हम इसको कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। सो व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन? हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली आपके पास एक पैरामीटर है। इसको ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं देखा जाता है, सिर्फ +2 के हिसाब से पैकिंग फ्रैक्शन इज गिवन बाय द मास डिफेक्ट। दिस इज गिवन बाय मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, यह हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन बन जाता है। यह हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन बन जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव और दिस कैन बी जीरो आल्सो। ये पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों के तीनों हमारे पास हो जाते हैं। कई किताब इसको पीएफ की जगह एफ भी बोल देते हैं। और हमारे पास नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? स्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल न्यूक्लियाई यानी हमारा जो न्यूक्लियाई है वो उतना ही स्टेबल आपके पास होगा जितना पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास नेगेटिव है। अगर हम किताबों को पढ़ते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन का ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है कि यह हमारे पास इस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन है। यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन 0 से लेके हमारे पास 40 और नीचे भी हमारे पास 0 से लेके -40 के बीच में वेरी कर जाता है। और हमारे पास यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन को लेके ज्यादा कुछ हमको यहाँ पर ना तो बताया जाता है और ना ही पूछा जाता है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन मास डिफेक्ट पर यूनिट एटॉमिक मास है, नंबर 1। और दूसरा स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए इस पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाती है, यानी कि जो भी आपके पास इसकी वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर स्टेबल न्यूक्लियाई है। अब अगर कोई बच्चा बोलता है ये फॉर्मूला सर कहाँ से आया, फॉर्मूला तो हमारे पास कहीं ना कहीं से आया होगा। क्या सर इस फॉर्मूले पे कोई न्यूमेरिकल आएगा? बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं आएगा। क्या सर यहाँ पर कोई टीचर पूछेगा कि ये आपके पास ग्राफ ऐसे ही क्यों बना है? बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। क्या सर टीचर इसके ऊपर कोई ऐसी चीज पूछ लेगा जो कि इस पर्टिकुलर छोटे से आपके पास स्पेस से बाहर जाएगी? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक पूछेगा कि भैया पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है और पैकिंग फ्रैक्शन क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और वो बोलेगा स्टेबल न्यूक्लियाइस के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपका जवाब होगा नेगेटिव वैल्यू होती है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर या पांचवा क्वेश्चन या छठा क्वेश्चन या XYZ, अगर कोई भी बच्चा रैंडम क्वेश्चन यहाँ पर सोचे कि मेरे को बड़ा रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पैकिंग फ्रैक्शन सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे है। जैसे आप ये नहीं बोलोगे कि डाइफ्रैक्शन पे बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ जाएगा जो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये सिंपल एक इंफॉर्मेशन है कि जैसे कोई बच्चा ये बोले सर क्या कभी क्वेश्चन आ सकता है कि हम न्यूक्लियस को न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? क्या सर कभी क्वेश्चन आ सकता है सर हम प्रोटॉन को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? क्या सर कोई पर्सन बोल सकता है कि प्रोटॉन को कैपिटल पी से शुरू करेंगे या स्मॉल पी से? मैं बोलूंगा ये इररेलेवेंट चीजें, इस पे ना तो कोई क्वेश्चन बनता है ना ही कोई बना सकता है। और इन चीजों के बेहतर है कि आप जो चीजें आ सकती हैं उसके ऊपर काम करें। तो पैकिंग फ्रैक्शन एक पैरामीटर है बच्चे, ठीक है। हाँ प्रज्वल कुछ पूछ रहे थे बच्चे, आप बोलो, शाबाश। सर ये मास डिफेक्ट और एटॉमिक मास नंबर के बीच में ग्राफ। बिल्कुल उसकी रेशो है बच्चा हमारे पास, यहां पर आपके पास ये इसकी रेशो है और ये पैकिंग फ्रैक्शन वर्सेस आपके पास किसके बीच का, आपके यहां पर है दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर के बीच का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ पैकिंग फ्रैक्शन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर के बीच में, और पैकिंग फ्रैक्शन होती है मास डिफेक्ट और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ठीक है प्रज्वल, क्लियर है बेटा? चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमने यहां पर एक बात समझने की कोशिश की कि हमारे पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो तीन हो गई है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और हमारे पास तीसरी आ गई पैकिंग फ्रैक्शन। अब मेरे पास आ जाता है एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इज द
greater is the binding energy per nucleon. The greater is the binding energy per nucleon. The more stable is the nuclei. The more stable is the nuclei. The more stable is the nuclei. आपका न्यूक्लियाई उतना ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. Greater will be the stability of the nuclei. Greater will be the stability of the nuclei. आपके न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी. यानी कि हमारे पास स्टेबिलिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन. पर यूनिट आपके पास न्यूक्लियन नंबर. मतलब मेरे पास यहां पर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है हीलियम He42 और इसकी बाइंडिंग एनर्जी टीचर मुझे बोल देता है 28 के बराबर है. मेरे पास एक लिथियम ले लिया, आपके पास लिथियम आपके पास 73 और इसकी बाइंडिंग एनर्जी 42 के बराबर है. ये 28 है, ये 42 है. और हमारे पास अब टीचर बोलता है विच इज मोर स्टेबल. विच इज मोर स्टेबल. इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा. अगर कोई बच्चा बाइंडिंग एनर्जी देखेगा तो वो जवाब देगा शायद से लिथियम. लेकिन फाइनल जवाब देने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन जरूर निकाल देना. यानी 28 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है 7. 42 डिवाइडेड बाई 7. 42 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आ जाता है मेरे पास, ये मेरे पास आ जाता है 6. और चलो कार्बन भी ले लेते हैं बच्चे हम. यहां पर कार्बन, तो कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी करीबन 53 के आसपास हो जाती है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये अप्रोक्सीमेटली, अब 12 चौके बच्चे हमारे पास 48 हो जाता है, तो 4.5 के आसपास आ जाती है. अगर बोला जाए कि इन सब में से विच इज मोर स्टेबल, या स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बच्चे, He42. यानी कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का नंबर सबसे ज्यादा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट आपको किसी भी जगह पे कहीं पर भी पूछा जा सकता है. और अगर इसमें से टीचर बोले सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा. यहां पर अगर कोई टीचर बोले लीस्ट स्टेबल कौन है आपके पास, तो आपका जवाब क्या होगा. तो हम बोलेंगे लीस्ट स्टेबल हमारे पास इसमें से कौन होगा, 12C6. 12C6 ये हमारे पास लीस्ट स्टेबल है. और मैक्सिमम स्टेबल कौन होगा आपके पास ही. जी लग गया पता बच्चे आपको, लग गई बात पता बच्चे आपको. यस सर. नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हमारे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस. न्यूक्लियर रिएक्शंस को लेके हमको टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है और इसके लिए मुझे क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए. और न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर सबसे पहले टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द क्यू वैल्यू of the nuclear reaction. Q value of the nuclear reaction. Basically हमारे पास Q value of nuclear reaction क्या है, जो एनर्जी हमारे पास इस रिएक्शन के साथ एसोसिएट हो जाती है. और इसके लिए हम यहां पर क्या बोलते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम ही Q वैल्यू है. Q वैल्यू का मतलब आपके पास क्या आ जाती है, द एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर प्रोसेस. अब देखो कैसे निकलती है. सपोज कि मेरे पास यहां पर आपके पास कोई एक केमिकल बोल रहा हूं, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, A इज कन्वर्टेड इनटू B प्लस ऑफ C. यहां पर जो मेरे पास A है, अब मान लेते हैं कि यह हमारे पास रिएक्टेंट है. नाउ दिस इज द रिएक्टेंट और B और C मेरे पास यहां पर क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं. मेरे पास B और C आपके पास क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए. ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. सो यहां पर Q वैल्यू हमारे पास किस तरीके से दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Q वैल्यू ऑफ द
द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, यहां पर आपके पास क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन आपके पास आ जाती है। नाउ दिस इज गिवन बाय, ये हमारे पास कैसे दिया जाता है, दिस इज गिवन बाय द मास ऑफ द आपके पास रिएक्टेंट्स, द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द प्रोडक्ट जितने भी आपके पास बन रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। और ये हमको अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाने हैं। ये मास अगर मैं एएमयू के अंदर लेके जाता हूं, ये भी एएमयू के अंदर लेके चला जाता हूं, तो मेरे पास Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन विल बी द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट और मल्टीप्लाइड बाय 1 एएमयू कितने के बराबर होता है, 931.5 MeV। तो मेरे पास ये Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन तैयार हो जाता है। दिस बिकम्स द Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये मेरे पास यहाँ पर Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम यहाँ पर और भी क्या चीज बोल सकते हैं, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये हमारे पास एनर्जी रिलीज्ड है इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे पास यहां पर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, ध्यान से समझना। अगर मेरे पास यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और सॉरी मुंह से केमिकल रिएक्शन निकलता है, नॉट केमिकल रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, ए is converted into the two separate आपके पास एलिमेंट B and C, और प्लस मेरे पास यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज हो रही है Q आपके पास यहाँ पर वैल्यू। तो इसकी अब आपके पास एक और तरीके से Q वैल्यू को दिया जाता है, और यहां पर हमारे पास क्या चीज आ जाती है, नाउ दिस इज गिवन बाय, ये हमारे पास क्या आ जाती है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ध्यान रखना बाइंडिंग एनर्जी of the products minus binding energy of the reactants, binding energy of the reactants। तो Q वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, the binding energy of the products minus binding energy of the reactants, binding energy of the reactants। तो हमारे पास यहां पर अगर देखिए हमारे पास यहां पर Q वैल्यू पॉजिटिव कब हो जाएगी, ये पॉजिटिव तब होगी जब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब टीचर तुमको क्वेश्चन कैसे देगा और मुझे उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, उस रिएक्शन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पर ध्यान दे लेना कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है, और जब बाइंडिंग एनर्जी की बात होती है तो Q वैल्यू इज गिवन बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और बाइंडिंग एनर्जी ऑलरेडी MeV में दी जाती है, उसमें ऑलरेडी ये सारे फैक्टर्स कैलकुलेटेड होते हैं, तो उनके अंदर दोबारा से 931.5 MeV को मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक डेवलप नहीं होता है। जी बोलो क्या क्वेश्चन है। सर ये सी स्क्वायर कहाँ गया, क्या बेटा, सी स्क्वायर, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये मॉर्निंग के लेक्चर से रिलेटेड था। मॉर्निंग के लेक्चर में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी का स्क्वायर, और मैंने आपको यह भी बताया था कि इस एनर्जी मास इक्विवेलेंस के अंदर अगर आपके पास 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट का हमारे पास डिफरेंस आता है, तो जो एनर्जी हमारे पास आती है 3 into 10 raised to power 8 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पता लगता है कि जब भी कहीं पर मेरे पास 1 AMU के मास का डिफरेंस आ जाता है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी ऑफ 931.5 MeV। ये हमने मॉर्निंग के लेक्चर के अंदर किया था कि जब भी किसी सिस्टम के अंदर हमारे पास 1 AMU के मास का डिफरेंस आता है, तो उसके इक्विवेलेंट फॉर्म की एनर्जी हमारे को मिलती है,
और वो 1 AMU की एनर्जी कितने के बराबर होती है 931.5 MeV। ये मास और ये मास दोनों AMU के अंदर आ जाते हैं, तो आप एक AMU कॉमन निकाल दो, फिर AMU को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया एनर्जी के अंदर, तो बस ये वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर ठीक है? है नेक्स्ट वन क्वेश्चन करके देखते हैं। सो मेरे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है जरा करके देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है we have to consider the following reaction, consider the following reaction। मैं यहाँ पर एक रिएक्शन को करके देखता हूं, और ये रिएक्शन हमारे पास क्या है जरा ध्यान से देखना। मेरे पास है एक एलिमेंट A140, दिस इज कन्वर्टेड इनटू B, आपके पास 70 प्लस ऑफ 70C प्लस आपके पास यहाँ पर Q वैल्यू आपके पास, और मेरे पास यहाँ पर क्या गिवन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन है। हमारे पास किस किस की गिवन है, आपके पास A की गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन है काके, ये बात ध्यान रख लेना। तो ये 7.2, बी की गिवन है ये मेरे पास 8.2 है, और सी की गिवन है और ये मेरे पास 8.4 के बराबर है। टीचर मुझे बोलता है फाइंड क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। मुझे क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन निकालनी है, और इसको निकालने का तरीका आपके पास क्या होगा सॉल्यूशन। तो मेरे पास क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय binding energy of the product minus binding energy of the reactants। अब इसके साथ 931 मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें मेरे पास MeV के अंदर गिवन होती है। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमें MeV के अंदर गिवन होती है। तो मेरे पास यहाँ पर क्यों बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अब कैसे निकालूंगा, मुझे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पता है। ध्यान से देखना, अगर मैं B का निकालना चाहता हूँ बाइंडिंग एनर्जी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 70 इंटू 8.2 प्लस दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पर C है, तो मेरे पास 70, क्योंकि इसके A का नंबर आपके पास कितने के बराबर है 70, इसका भी 70 है, तो 70 इंटू 8.2 प्लस 70 इंटू 8.4, ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई प्रोडक्ट की, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आपके पास रिएक्टेंट्स, वहां पर तो एक ही पार्टिकल है A, तो मेरे पास 140 मल्टीप्लाइड बाई 7.2, 140 मल्टीप्लाइड बाई 7.2, और अगर मैं इनको आपस के अंदर क्या करना चाहता हूं बच्चे, आपस के अंदर से इनको आप आपस में ऐड या मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो एक तरीका ढूंढ सकते हैं, इसमें से हम 140 को कॉमन निकाल सकते हैं। आप खुद देखो कैसे कॉमन निकल जाएगा, इसमें से 2 निकल जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 4.1 प्लस ऑफ 4.2 और यहां पर माइनस ऑफ 140 मल्टीप्लाइड बाय 7.2, और मेरे पास यहां पर 140 कॉमन आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 8.3 माइनस 7.2, और मेरे पास ये 0.5 बच जाएगा, और हमारे पास 140 इंटू 0.5 तो कितना आ जाएगा, क्यू वैल्यू विल बी 70 MeV, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। कभी भी टीचर आपको क्यू वैल्यू निकालने को बोलेगा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो उसके दो तरीके हैं, एक अगर तो वो मास की टर्म में बोलेगा उसका तरीका अलग है, और अगर वो बाइंडिंग एनर्जी करेगा तो बेटा याद रख लेना इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आता है, फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बच्चे रिएक्टेंट्स आता है, और अगर मास की बात की जाए तो पहले मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.5 MeV के बराबर आ जाता है। लगी बात पता, ये आपको लगी बात पता बच्चे आपको जी। चले आगे की तरफ चले आगे की तरफ बेटा, चले आगे की तरफ। तो हमारे पास ये किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की हमारे पास क्यू वैल्यू को निकालने का आपके पास तरीका आ जाता है, और फिर हमको ये समझ में आता है
कि हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होती है। सो वी हैव द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। तो जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होती है उसके कई मोड्स होते हैं, कई तरीके हमारे पास हो जाते हैं जिससे न्यूक्लियस जो होता है वो डिसइंटीग्रेट यानी कि वो ब्रेक हो जाता है। जिसमें सबसे पहला जो मोड है वो मेरे पास कौन सा आ जाता है, आपके पास अल्फा डिके। अल्फा डिके के अंदर हमारे पास कोई एक एलिमेंट रहता है एक्स ए जेड, और जब इसका अल्फा डिके हो जाता है तो एक डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाती है ए माइनस ऑफ 4 जेड माइनस ऑफ 2, और यहां पर मेरे पास हीलियम का आपके पास एक जिसको बोल सकते हैं बच्चे हीलियम मुझे पार्टिकल मिलता है, प्लस मुझे यहाँ पर क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन भी मिल जाती है। तो ये वाली चीज आपके पास क्या है, दिस इज द अल्फा पार्टिकल, और शायद से हमारे पास तभी इसको क्या बोला जाता है, अल्फा डिके बोला जाता है, तभी करके हम इसको क्या बोल देते हैं, अल्फा डिके। अब अगर मान लिया जाए कि मेरे पास पहला कॉन्सेप्ट टीचर पूछेगा what is the q value of the alpha decay, what is the q value of the alpha decay तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यों मास के टर्म में मास ऑफ द एक्स, क्योंकि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ आपके पास हीलियम, और इस सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, बताओ शाबाश, ये सबको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 931.5 MeV के साथ, 931.5 MeV के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। सेकंड पॉइंट बच्चे, द एनर्जी रिलीज्ड, ये वाली द एनर्जी रिलीज्ड, जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी इज शेयर्ड बिटवीन, ये किसमें शेयर होगी आपके पास, इट इज शेयर्ड बिटवीन, ये शेयर होगी बिटवीन बच्चे हमारे पास वाई एंड आपके पास हीलियम, ये वाई के अंदर और हीलियम इन दोनों के अंदर आपके पास शेयर हो जाएगी, यानी वाई में भी जाएगी और अल्फा पार्टिकल, क्योंकि ये ऐसा थोड़ी ना दोनों डॉटर, एक डॉटर न्यूक्लियाई है और एक अल्फा पार्टिकल है, और ये दोनों के दोनों इस क्यू वैल्यू से निकलने वाली एनर्जी को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो भी मेरे पास यहाँ पर क्यू वैल्यू की एनर्जी निकली, इट इज शेयर्ड बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी, शेयर्ड बिटवीन the alpha particle and the kinetic energy of the daughter nuclei 5, number 1। नंबर 3 हमारे पास the momentum is conserved, हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व है, the momentum is conserved, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व है, तो इनिशियली मेरे पास जो एलिमेंट अल्फा डिके कर रहा है वो रेस्ट पे था, और बाद के अंदर ये डिसइंटीग्रेट हुआ, इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी मिली यानी मोमेंटम भी मिला, पर इन दोनों का मोमेंटम का सम 0 के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियली न्यूक्लियस या एटम रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम था 0, और दोनों का फाइनल मोमेंटम भी आपके पास क्या हो जाना चाहिए, 0। तो मोमेंटम ऑफ वाई एंड मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इन दोनों का सम आपके पास 0 हो जाना चाहिए। या फिर अगर हम देखें तो डायरेक्शन डिफरेंट है पर दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पर दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। चलो अब बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट वन, और बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं, और ये हमारे को आगे चल के बहुत यूजफुल रहेगी। देखो हमारे पास 4th नंबर पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, तो आपका जवाब होगा p² अपॉन मेरे पास 2m के बराबर, राइट, ये हम +1 में कर चुके हैं, और देयरफॉर इस वजह से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल निकालता हूं तो ये मेरे पास आएगा मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब बच्चा बोलता है सर आप 4 क्यों लिख रहे हो, मास की जगह 4 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हीलियम पार्टिकल का एटॉमिक मास नंबर 4 के बराबर हो जाता है। और वाई के लिए आप क्या लिखेंगे, अब वाई के लिए आप क्या लिखोगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाई विल बी इक्वल टू, तो मेरे पास पी वाई का स्क्वायर इनटू 2, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो चुका है, A-4। A-4 क्यों,
आप ऊपर से रिएक्शन देख लीजिए, Y का एटॉमिक मास नंबर A-4 रिड्यूस हो जाता है, एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास नंबर भी। अब चलते हैं आगे की तरफ। मुझे यहाँ पर पांचवी चीज निकालनी है कि Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। अब देखो, मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल P² अपॉन 8 प्लस ऑफ यहाँ पर Py का स्क्वायर अपॉन, मेरे पास मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू A-4, ये मेरे पास आ गया। अब पॉइंट बच्चा हमारे पास क्या है कि मैं बेसिकली निकालना क्या चाहता हूँ। बच्चा बोलता है कि सर आप बेसिकली निकालना क्या चाहते हैं। मैं उसको बोलता हूँ देखो मैं क्या निकालना चाहता हूँ, जरा सोच के देखते हैं। मान लिया जाए कि मैं मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना चाहता हूँ, तो मैं Py को P अल्फा से जो है रिप्लेस कर सकता हूँ। बिल्कुल सर आप रिप्लेस कर सकते हो, चलो भाई रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर Q इज इक्वल टू P अल्फा का स्क्वायर अपॉन 8 प्लस ऑफ P अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू A-4। क्यों भाई, क्योंकि दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अच्छा, अब इसमें से सर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, चलो ऐसा करते हैं मैं P यहाँ पर अल्फा को कॉमन निकाल लेते हैं। पहले देखो मैं आपको बताता जाता हूँ, पे अल्फा का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। अब नीचे से कुछ और भी कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है, आने दो कोई बात नहीं। तो 1/4 प्लस ऑफ 1 अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास A-4। ठीक है सर। अब बताओ सर जी इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा देख बेटा, यहाँ पर आप Q इज इक्वल टू P अल्फा का स्क्वायर अपॉन 2, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू A-4, ऊपर क्या आ जाएगा A-4 प्लस ऑफ 4, तो ये हो गया कैंसर। ठीक है सर जी। अब बताओ सर जी आगे चलेंगे तो हमको और क्या पता लगेगा, Q इज इक्वल टू P अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो 8 इंटू मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा A-4 और ऊपर भी। अब मेरे पास 2 से 3 चीजें निकलेंगी। देखो कैसे, सपोज कि टीचर मुझे मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल निकालने को बोलता है, जो कि इवेंचुअली y का भी होगा, चलो हम अल्फा का निकाल लेते हैं। तो मेरे पास कितना आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई Q मल्टीप्लाइड बाई A-4 अपॉन आपके पास यहाँ पर 4, और तो कुछ बचा नहीं, और इस पूरे का आपके पास रूट। इसके बाद हमारे पास कहीं पर कोई गलती ना रह गई हो, मुझे लगता है कि डिनोमिनेटर में A आना चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास A आना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, और यही मोमेंटम आपके पास किसका आ जाएगा, Y का भी आएगा सेम। अगर टीचर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी पूछता है, किसकी वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल की, देखो अब देखो कैसे निकलेगी, तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो मेरे पास मास इनटू वेलोसिटी, मास कितने के बराबर है 4, तो 4 चला जाएगा नीचे, तो मेरे पास 1/4 अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 8Q A-4 अपॉन आपके पास यहाँ पर 4। बार बार गलती कर रहा हूँ, 4 की, 4 नहीं है, ये मेरे पास A है, ये 4 अंदर जाकर कितना हो जाएगा 16, और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज Q इंटू A-4 अपॉन 16, नीचे चला जाएगा, यहाँ पर नीचे तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2 इंटू, तो ये मेरे पास यहाँ पर चीज आ जाती है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर P² अपॉन 8 अल्फा काइनेटिक एनर्जी भी, और ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, अल्फा पार्टिकल की, तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल भी निकाल सकता हूँ, और ये किसके बराबर आ जाएगी Q इंटू A-4 अपॉन A, क्योंकि P² अपॉन 8 यह हमारे पास किसकी काइनेटिक एनर्जी है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। तो हमारे लिए यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यार मैं इन क्वेश्चंस को, अब देखा जाए तो हमारे पास ये हुआ क्या, ये आपके पास आ गया Q, नाउ दिस इज द मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, और नीचे ये मास किसका आ गया बच्चे, मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई। जरा देख लो हमारे पास यहाँ पर A किसका मास है, आपके पास A किसका मास है, पेरेंट न्यूक्लियाई का, और A-4 किसका मास है, आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई का। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी,
अल्फा पार्टिकल की, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई अल्फा पार्टिकल की, और फिर हमारे पास Q इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर। तो मेरे पास यहाँ पर Q माइनस, इसको यहाँ पर ले जाते हैं, Q इंटू एम वाई अपॉन मेरे पास क्या आ जाएगा mx, ये मेरे पास आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर किसके बराबर आ रही है? तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर, देखो कितना इंटरेस्टिंग आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर Q और mx माइनस एम वाई, तो mx माइनस ऑफ एम वाई डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया mx, तो ये आपने रीअरेंज कर दिया, एंड दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर। ये सारी छोटी मोटी चीजें टीचर आपको पूछता रहेगा। अब अगर x है तो x a है, तो ये मेरे पास, इसको और भी चेंज कर सकते हैं, देखो कैसे, ये मेरे पास a है, माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 4, और नीचे आपके पास कितने के बराबर है a, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द y। तो ये कैंसल होके 4/a, तो 4q अपॉन a, नाउ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द y। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें इसमें से निकल कर आएंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट कि टीचर आपको ये एग्जाम के अंदर पूछे, एडवांस में भी, मेंस में भी, नीट में भी, केवीपीवाई में भी, और ओलंपियाड में भी। तो टीचर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाता है कि क्यों ना इसको मैं पूछूं, क्योंकि इसमें से तो बहुत सारी चीजें, जैसे इसमें से अभी एक चीज बची हुई है, एंड वो चीज है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, मैं वो भी निकाल सकता हूँ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई है, जो प्रोडक्ट है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई की वेलोसिटी आपके पास किसके बराबर होगी, वो आप यहाँ पर किस तरीके से निकालोगे, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज है, जरा फोकस करते हैं, ये मेरे पास पी वाई आ गया, तो मास कितने के बराबर है, a माइनस 4 इंटू वेलोसिटी वी वाई, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, और मोमेंटम कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ 8q इंटू a माइनस 4 अपॉन a। तो अब वेलोसिटी आपके पास कितने के बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ, ये मेरे पास 8q अपॉन नीचे a माइनस 4 आ जाएगा इंटू a, क्योंकि ये a माइनस 4 की पावर 1 है, यहाँ a माइनस 4 की पावर हाफ है, तो इसको यूज करके वेलोसिटी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई आपको मिल जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास टॉपिक है पूरा का पूरा अल्फा डीके का, यानी कि इस अल्फा डीके के अंदर हमको बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैं वो छोटी मोटी बातें नहीं कर रहा हूं कि 10 अल्फा डीके हो जाएंगे तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो टुच्चे मुच्चे से क्वेश्चन होते हैं, लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसको कोई भी बच्चा कर सकता है कि मेरे पास 2 अल्फा डीके हुए, अगर इनिशियल पेरेंट न्यूक्लियाई का इतना मास था, तो आप मुझे बताएं कि फाइनल प्रोडक्ट का एटॉमिक मास क्या होगा और एटॉमिक आपके पास नंबर क्या होगा। यार वो कोई भी बच्चा कर सकता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे वो क्वेश्चन, लेकिन वो चैलेंजिंग नहीं है, उसके अंदर कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज एक्चुअल में ये है अल्फा डीके। नेक्स्ट वन हमारे पास अल्फा डीके के अंदर आपके पास एक सैंपल क्वेश्चन आ जाता है, करके देखते हैं हम एक क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ इन अल्फा डीके, अगर मेरे पास कहीं पर अल्फा डीके हो रहा है, द क्यू वैल्यू, जो हमारे पास क्यू वैल्यू है आपके पास, इट इज 5 MeV, ये क्यू वैल्यू आपके पास 5 MeV है हमारे पास, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, kinetic energy of the alpha particle is 4.8 MeV, 4 MeV। और यहां पर मुझे क्या बताना है, फाइंड द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, फाइंड द मास ऑफ
mass of parent nuclei. Find the mass of the parent nuclei. आपको पेरेंट न्यूक्लियाई का क्या बताना है? आपको पेरेंट न्यूक्लियाई का मास कितने के बराबर, पेरेंट न्यूक्लियाई का मास कितने के बराबर है? सॉल्यूशन देखते हैं हमारे पास। तो मेरे पास यहां पर अब ऊपर की तरफ को चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल Q A-4/A। तो मेरे पास यहां पर क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल Q A-4/A। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल Q इंटू A-4/A। तो मेरे पास ये आ गया 4.8, ये मेरे पास 5, A-4 अपॉन मेरे पास आ गया 8। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा? ये आप कैंसल करके बच्चे 10 कर लीजिए, ये मेरे पास 24 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 24A इज इक्वल टू 25A माइनस ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 100। सो 100 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा? A। सो देयरफॉर आपके पास एटॉमिक मास नंबर कितने के बराबर आ जाएगा? जल्दी बोलो। तो मेरा एटॉमिक मास नंबर यहां पर किसके बराबर आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 100। ये मेरे पास यहाँ पर 100 के बराबर आ जाएगा। जी, कोई डाउट है इसमें से तो आप मुझे पूछ सकते हो। शाबाश। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे डाउट पूछ सकता है अल्फा डीके का। जी शाबाश, बोलो। है किसी बच्चे का कोई डाउट? है किसी बच्चे का कोई डाउट? अल्फा डीके को लेके किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पे डाउट पूछ सकता है। दिस इज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द अल्फा डीके, और ये आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। चले आगे की तरफ, चलो। सो हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है बीटा डीके। सो नेक्स्ट इज द बीटा डीके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बीटा डीके आ जाता है। बीटा डीके इज द एमिशन ऑफ द एमिशन ऑफ द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और द पॉजिट्रॉन और द पॉजिट्रॉन और द पॉजिट्रॉन from the nucleus of unstable origin, of the nucleus which is unstable in nature, जिसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं, उसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? बीटा डीके। तो पहला क्वेश्चन बच्चा ये बोल देता है, सर हाउ कम द इलेक्ट्रॉन, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे न्यूक्लियस में से निकल सकता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बोल सकते हैं हाउ does the electron can be emitted or can be released from the nucleus where it is not present, from the nucleus where it is not present, जहां पर ये बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, कैसे एक इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है? तो पहली बात तो ये कि हमारे पास यहाँ पर एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी, जो एनर्जी हमारे पास निकल रही है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ क्या कर जाती है? मैच कर जाती है। तो हम उसको इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बोल देते हैं, क्योंकि वो एनर्जी उसके साथ मैच कर जाती है। लेकिन ऐसा होता ही क्यों? अब बच्चा बोलता है सर ऐसा होता ही क्यों है? इसकी वजह बच्चा हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की रेशो, हमारे पास क्या हो जाता है कई बार न्यूट्रॉन्स की रेशो प्रोटॉन से बढ़ जाती है, या फिर हमारे पास न्यूट्रॉन की रेशो प्रोटॉन से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ऐसे केस के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो एटम है, वो हमारे पास अनस्टेबल होने लग जाता है। यहाँ पर भी हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास अनस्टेबल होने लग जाता है। कहने का मतलब बच्चे ध्यान से समझना, ये बोला गया हमारे पास, यहाँ पर ये बोला गया कि अगर मेरे पास y एक्सिस पे नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स अगर लगा दिए जाए, और अगर x एक्सिस पे नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स लगा दिए जाए, तो इसके बीच में ये वाली जो लाइन है, इसके आसपास का रीजन जो आपके पास होता है वो स्टेबल न्यूक्लियस का रीजन है।
ये काफी स्टेबल न्यूक्लियाई का रीजन है। जहां जहां पर बच्चे मैं डॉट बना रहा हूं, ये काफी स्टेबल न्यूक्लियाई का रीजन है, इसके आसपास वाला। लेकिन कई केसेस के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। कुछ ऐसे आपके पास न्यूक्लियस हो जाते हैं जिनके अंदर बच्चा हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन प्रोटॉन हो जाती है, और कई ऐसे न्यूक्लियस हो जाते हैं जिनके अंदर आपके पास क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर कम होता है पर प्रोटॉन्स का क्या हो जाता है, ज्यादा। और ये हमारे पास अनस्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबल बनने के लिए यहां से ये यहां पर आने की कोशिश करते हैं, और ये जो प्रोसेस करते हैं उसको हम बीटा माइनस डीके बोल देते हैं। और यहां से इस तरफ आने के लिए ये जो डिके करते हैं इसको हम बीटा प्लस डीके बोल देते हैं। तो बीटा माइनस बीटा प्लस, जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की रेशियो बिगड़ जाती है तो ये अपने आप को स्टेबिलिटी, नो दिस इज द स्टेबिलिटी रीजन, इसके बीच में अपने आप को लाइक करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा कैसे? और फिर हमको ये चीजें धीरे धीरे करके पता लगी कि न्यूट्रॉन कैन कन्वर्ट, क्योंकि नंबर ज्यादा है, वो अपने आप को प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इससे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आपके पास एमिट होता है, प्लस एक और पार्टिकल जो बहुत बहुत दिनों के बाद, बहुत बहुत टाइम के बाद डिस्कवर हुआ, एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, प्लस यहाँ पर Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन भी होती है। तो मेरे पास ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हम कौन सा डीके बोलते हैं, बीटा माइनस डीके। दिस इज बीटा माइनस डीके। तो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिट्रॉन। तो ये हमारे पास सॉरी न्यूट्रिनो, आई एम सॉरी, नॉट पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो। तो हमारे पास ये एक पार्टिकल न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है विच इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। ये बहुत सालों के बाद डिस्कवर हुआ था, इट वाज डिस्कवर्ड वेरी लेट, या हमारे पास बहुत दिनों के बाद या बहुत टाइम के बाद डिस्कवर हुआ था। और पता लगा था कि हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इस Q वैल्यू की मैक्सिमम एनर्जी को लेके जा रहा है। हुआ क्या कि हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो Q वैल्यू की एनर्जी या तो प्रोटॉन को मिलेगी या आपके पास इलेक्ट्रॉन को मिलनी चाहिए, दोनों में से। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मिली ही नहीं। आपके पास बहुत केसेस में ऐसा हुआ कि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास भी नहीं गई। कौन सी वाली, Q वैल्यू वाली, उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम आई। प्रोटॉन ले नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन को मिली नहीं। प्रोटॉन क्यों नहीं ले सकता, मास हैवी है। जिसका मास हैवी होता है वो उसका मोमेंटम कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो प्रोटॉन ले नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन को मिली नहीं, तो फिर बोला गया ये एनर्जी किसने ली? तो फिर आपने बोला कोई एक ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसका नाम उन्होंने न्यूट्रिनो रखा। बीटा माइनस डीके के अंदर इसका एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो आपके पास डेवलप होता है। एंटी न्यूट्रिनो ये हमारे पास क्या होता है भैया, देख लेना, इसका चार्ज 0 होता है, ये कभी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता ही नहीं। इसका रेस्ट मास 0 होता है, इसका भी रेस्ट मास आपके पास क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। ये हमारे पास बहुत वीक इंटरेक्शन करता है, ये हमको दिखाई भी नहीं, हमको समझ ही नहीं आता है। ये बहुत वीक इंटरेक्शन है इसकी विद द मैटर, ये मैटर के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता है। वेरी वीक इंटरेक्शन विद द मैटर। हाँ, इसकी स्पिन होती है, इसकी आपके पास स्पिन हो जाती है। जैसे ये मेरे पास है आपका एंटी न्यूट्रिनो है तो इसकी स्पिन -½ है, ये -½ है। और अगर ये न्यूट्रिनो होगा तो इसकी स्पिन आपके पास क्या हो जाएगी, +½ तो ऐसा थोड़े सालों के अंदर प्रेडिक्ट हुआ है। पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे अब्दुल सलाम, उन्होंने ये बात बोली थी कि हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कोई तीसरा पार्टिकल भी मौजूद है जो कि मैक्सिमम एनर्जी को निकाल कर लेके जा रहा है, और जो कि हमको शायद से समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। तो उसने इसका नाम बीटा माइनस डीके कर दिया। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रॉन, और इस तरह से मेरे पास यहाँ पे निकलता है E+। अब ये पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भाई पॉजिट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का भाई पॉजिट्रॉन, यहाँ पर मेरे पास न्यूट्रिनो रिलीज होता है, प्लस आपके पास यहाँ पर क्यू वैल्यू, यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो, तो ये मेरे पास यहाँ पर न्यूट्रिनो, और इस न्यूट्रिनो की सिर्फ स्पिन आपके पास अलग हो जाती है, और इसकी स्पिन क्या हो जाती है, प्लस हाफ। इसकी स्पिन हमारे पास किसके बराबर है, प्लस हाफ। जैसे मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन मेरे पास हाफ होती है, और आपके पास पॉजिट्रॉन की स्पिन मेरे पास माइनस हाफ होती है। ये जो स्पिन होती है, जो पार्टिकल होता है उसकी पॉजिटिव होती है, और जो एंटी पार्टिकल होगा ये हमारे पास उसकी नेगेटिव। तो दो तरह के बीटा डीके होते हैं, एक बीटा माइनस, एक बीटा प्लस। जब भी आपके पास बीटा डीके होगा, अगर टीचर नहीं बताता है तो आप उसको माइनस लेके चलो। सो अगर टीचर मुझे सिंपल बीटा डीके बोल देता है कई बारी, तो घबराना मत, आप इसको बीटा माइनस डीके ही कंसीडर करना, जब तक वो स्पेसिफाई ना करे। बीटा प्लस के लिए वो स्पेसिफाई करेगा, बीटा माइनस के लिए शायद वो करे भी ना। तो मेरे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है XAZ, और ये हो गया जी बीटा डीके। हमारे पास जैसे ही इसका बीटा डीके आपके पास हो जाता है, तो आपके डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आता, आपका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। यहां पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो प्लस मेरे पास क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन भी निकलती है, प्लस मेरे पास यहाँ पर क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाती है, मास ऑफ द एक्स, मास ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, नहीं अब हम कर देंगे 931.5 MeV। सो 931 पॉइंट आपके पास यहाँ पर MeV, तो बात पता लग जाती है। और अगर मेरे पास यहाँ पर बीटा प्लस डीके हो जाए, बीटा प्लस डीके हो जाए, तो इसमें XAZ डॉटर न्यूक्लियाई AZ-1 एमिशन ऑफ आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो निकलेगा प्लस क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, प्लस हमारे पास यहाँ पर क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन आ जाती है। और इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पर इसकी क्यू वैल्यू बीटा प्लस डीके की बहुत अलग तरीके से आती है, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मास सेम होता है, चार्ज और स्पिन डिफरेंट हो जाती है, मल्टीप्लाइड बाय 931.5 MeV। और ये टीचर आपको पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक्सेप्शनल चीज है, ये एक्सेप्शनल है। बीटा माइनस डीके के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर क्यू वैल्यू निकलती है, उसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट के अंदर अकेला वाई नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन के भी मास को इंक्लूड किया जाता है माइनस ऑफ 2 Me। लेकिन जब बीटा डीके या बीटा माइनस डीके होता है, तो उसके अंदर सिर्फ मास ऑफ द पेरेंट माइनस मास ऑफ द डॉटर को ही बच्चे यूज किया जाता है, बाकी किसी भी चीज को आपके पास यूज नहीं किया जाता। और फिर हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आ जाती है जो कि इसका कंपटीशन है, अल्फा डीके बीटा डीके के अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि जिसमें एक डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो रही है अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ द पार्टिकल, और बीटा डीके का एक कंपटीशन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं के कैप्चर। के कैप्चर, हमारे पास के कैप्चर इज द कंपटीशन टू द बीटा डीके, जहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, इन द elements of higher atomic number, in the elements of the higher atomic number, higher atomic number, higher atomic number, in the elements of the higher atomic number, sometimes the electron from the K shell, sometimes the electron from the K shell falls into the nucleus. The electron from K shell, the electron from K shell enters into the nucleus, enters into the nucleus। ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है,
और इस फिनोमिना को हम के कैप्चर बोल जाते हैं। लेकिन ये आपके पास काफी रेयर फिनोमिना है, ये जनरल फिनोमिना नहीं है। कि मेरे पास अगर ये पॉजिटिवली चार्ज आपके पास न्यूक्लियस है और ये के शेल है, ये हमारे पास एल शेल है, ये मेरे पास एम शेल है और ये मेरे पास एन शेल है एंड सो ऑन। तो हमारे पास के एल एम और एन कई बार होता है यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो सडनली आपके पास न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है, न्यूक्लियस उसको कैप्चर कर लेता है और यहाँ पर वैकेंसी बन जाती है। फिर जब यहाँ पर वैकेंसी बन जाती है तो इसको भरने के लिए आपके पास क्या आते हैं, ऊपर से हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और जब हमने कल देखा था ऐसे इलेक्ट्रॉन कौन सी सीरीज बना देते हैं बच्चे, बताओ शाबाश, के सीरीज बना देते हैं। फिर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, कई बार होता है यहाँ पर हमारे पास, लेकिन ये कभी कभी होता है कि जहां पर हमारे पास मान लो कि इलेक्ट्रॉन आपके पास कोई यहाँ पर प्रेजेंट था किसी भी और ऑर्बिट का, और मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, इससे जो एक्सरे प्रोड्यूस हुई वो इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली और ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया। ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज नोन एज टू बी द इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि आपके पास ये भी अगेन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फिनोमिना। के कैप्चर क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल कर रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन कैसे होती होगी, तो आपके पास XAZ और हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपने कैप्चर कर लिया और इससे आपके पास क्या हुआ, एक डॉटर न्यूक्लियर प्रोड्यूस हुई XAZ-1 प्लस मेरे पास Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो ये मेरे पास यहाँ पर Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शंस है। तो मेरे पास यहाँ पर Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन कितने के बराबर है, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.5 MeV। तो ये मेरे पास सारे के सारे रिजल्ट है अल्फा डीके के, बीटा डीके के कैप्चर। और के कैप्चर के अंदर कभी कभी बच्चे, यानी कि ये तो आपके पास एक कोइंसिडेंस है बच्चे, या हैपेंस इन वेरी वेरी लार्ज सैंपल, जिसके अंदर बोल सकते हैं दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन, सिस्टम का कोई इलेक्ट्रॉन के सीरीज की एक्स रे को पकड़कर बाहर निकल जाता है और इसको हम क्या बोल देते हैं, इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो के कैप्चर के ऊपर आपको सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि कोई ज्यादा बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे विच विल बी बेस्ड ऑन द के कैप्चर। सो आज हम यहाँ पर इसको विराम देते हैं, आप इसको पढ़िए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे तो बहुत कम बच्चे इसके न्यूमेरिकल हैंडल कर पाते हैं, पर मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कल हम रेडियो एक्टिविटी शुरू करेंगे। रेडियो एक्टिविटी जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में से एक्सक्लूड हो चुके हैं, पर हम उसको करेंगे। और अगेन वो भी आपके पास एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, कोई भी बच्चा उसके क्वेश्चंस को कर सकता है। तो कल हम होप करते हैं कि आपके न्यूक्लियर फिजिक्स कल हम इसको फिनिश कर दें। बाय बाय, टेक केयर।